जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, एसएससी जीडी 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जीके जीएस प्लस करंट अफेयर में आपका स्कोर बहुत शानदार आए, तो इसी बात को साथियों मद्देनजर रखते हुए मैंने जीके के टॉप 100 ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं ल्यूसेंट के। साथियों, ल्यूसेंट जीके आपने पढ़ी होगी बिल्कुल, तो ल्यूसेंट जीके के ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जिन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो सीधे सीधे यहां से आपको साथियों 5 से 6 क्वेश्चन साथियों देखने को मिलेंगे। तो इन 5 से 6 क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए इन 100 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। मेरा मानना है कि आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, सिर्फ 25 मिनट में इन 100 सवालों को हम लोग देखेंगे। आप भी चेक कीजिएगा कि इन 100 सवालों में से आपका स्कोर कितना रहने वाला है। अगर आप इन 100 सवालों में से साथियों 32 से 35 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी जीके ठीक ठाक है। बस आपको उसी चीजों को कंटिन्यू रखना है, साथों अपनी मेहनत को जारी रखना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो किसके जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म 29 अगस्त को ही हुआ था। उसके बाद देखिए, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है साथियों? तो विशाख दत्त की अगर बात करें, विशाख दत्त ये जो है ना, ये मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। अगला सवाल देखिए कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो आपसे अगर सवाल ये पूछा जाए तो एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में ही एयर इंडिया का मुख्यालय है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है साथियों? बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं जानते और गलत कर देते हैं, तो श्रीगुप्त आप लोग ध्यान रखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, जिनका आंसर यहां पर सी है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? बताइए। देखिए साथियों, पाटलिपुत्र की जब हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्र जो था ये गुप्त वंश की ही तो राजधानी था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा ही एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, काउंट करते रहिएगा, अपने सभी आंसर्स को काउंट करते रहिएगा। आपको 100 सवालों में से तकरीबन 32 के आसपास का स्कोर करना है। देखिए, गुजरात का जो चालुक्य वंश है, गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? मैं कहूंगा मूल राज प्रथम ही गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? मुझे बताइए। तो चंदेल वंश की स्थापना की अगर बात करें साथियों, नन्नुक ने की थी। और नन्नुक को क्या कहा जाता है? चंद्रवर्मन भी कहा जाता है नन्नुक को। तो चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, आगरा शहर के संस्थापक साथियों कौन है? मुझे बताइए। तो आगरा शहर के संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी। आपको मालूम होना चाहिए कि सिकंदर लोदी ही जो है ना, ये आगरा शहर के संस्थापक हैं। अगला सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो किसने लगाया था? मैं कहूंगा फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही ब्राह्मणों पर साथियों जजिया कर लगाया गया था। अगला सवाल है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ई से एकता हो जाएगा और ई से इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी कि एकता व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? देखिए, किसने पूरा करवाया था अगर ये सवाल आता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका आंसर नहीं होगा। किसने निर्माण को पूरा करवाया था? तो साथियों फिरोज शाह तुगलक आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया। यह बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? बताइए। देखिए, जहांगीर की अगर बात करते, देखिए वीर सिंह बंदेला की अगर बात करें तो इनकी हत्या हो गई थी। और किसने इसकी हत्या की थी? यानी कि जहांगीर ने साथियों वीर सिंह बुंदेला के हत्यारे को क्या किया था? पुरस्कृत किया था। यह बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। तो अर्जुमन बानो बेगम साथियों मुमताज महल का वास्तविक नाम है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर
कहां पर स्थानांतरित की थी, मुझे बताइए। तो आगरा के स्थान पर साथियों दिल्ली में स्थानांतरित की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत को चलाया था। तो किसने ऐसा काम किया था? शाहजहां ने यह काम किया था, यानी कि इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत को किसने चलाया था? तो शाहजहां ने चलाया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? देखिए साथियों, और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। साथियों आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं कहूंगा आपसे कि इन क्वेश्चंस की अगर बात करें, ये क्वेश्चंस आपसे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में डायरेक्ट साथियों पूछे जाएंगे, क्योंकि जहां जहां से एग्जामिनर जो एसएससी जीडी का पेपर बनाते हैं, वो जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस उठाते हैं, वो सभी टॉपिक साथियों इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेकर मत जाइएगा। आपको भी पता है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, बड़ा ही। ठीक है, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो अंग्रेज खान की उपाधि से सम्मानित किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी भारत लौटे थे। देखिए महात्मा गांधी जी की अगर बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से ज्यादा रहे थे, और महात्मा गांधी जो फिर वापस लौटे हैं ना भारत, ये कब लौटे हैं ये आपसे बहुत पूछा जाता है। तो 1915 में साथियों महात्मा गांधी जी भारत लौटे हैं वापस। नेक्स्ट नंबर का सवाल है बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि लंदन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? 1930 में गोलमेज सम्मेलन, यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन ही एक तरीके से लंदन में ही हुए थे। चलिए उसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मैं कहूंगा 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था साथियों? भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, यानी कि जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था यह महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध? देखिए जो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है ना साथियों, ये किसके लिए एक तरीके से जाना जाता है? तो ये हीरे के लिए जाना जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो यह सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो तमिलनाडु और गुजरात आपको साथियों आंसर लगाना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार, इसको ही भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जो ब्रह्मांड का अध्ययन है यह किसके रूप में जाना जाता है? यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी की अगर बात करते हैं, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ही ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है, उसके लिए साथियों क्या, यानी कि उसको क्या कहा जाता है? तो उसको तारामंडल कहा जाता है। ये तारों का एक समूह होता है तारामंडल, इसको उसकी आकृति से ही पहचाना जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है बताइए? तो ये कहां पर है? ये मनीला में है। कहां पर है साथियों? मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट है? तो विश्व का कॉफी पोर्ट साथियों सेंटोस को कहा जाता है। क्या सेंटोस को ही विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में क्या किया गया है साथियों? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो किसकी अगर बात करें अनुच्छेद 12 से लेकर जो 35 तक है, क्या अनुच्छेद 12 से लेकर
अनुच्छेद 35 तक में किसका जिक्र किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो पहले तो 7 मौलिक अधिकार थे, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके एग्जाम में साथियों आता है। तो 44वां संविधान संशोधन आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? तो कब से अस्तित्व में आई साथियों? 1942 से अस्तित्व में आई। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो कितना अंतराल होता है? 6 महीने का अंतराल होता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? तो 1968 में पेश किया गया। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? ठीक है ना, यानी कि यहां पर अगर बात करते हैं साथियों तो वो संसद ही है जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को निर्धारित करता है। अगला सवाल है कि राज्यसभा का सबसे पहले जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो राज्यसभा का सबसे पहले जो गठन किया गया था वो 1952 यानी कि 1952 में किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निचला सदन निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान है? यानी कि जो राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है, राज्यसभा के गठन के बारे में लिखा हुआ है, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे क्योंकि सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 80 में जो राज्यसभा का जिक्र है, कहा गया है कि इसमें अधिकतम 250 सदस्य साथियों इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां पर की जाती? तो कहां पर की जाती है साथियों? हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में ही अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या होती है बताइए? तो कितनी साथियों यानी कि कितनी उम्र के बाद रिटायरमेंट ये पा लेते हैं? तो 62 वर्ष तक में साथियों अधिकतम उम्र होती है जो कि सेवानिवृत्ति की होती है। किसकी होती है? हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति की होती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्यों को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? तो कितने समय के लिए कर सकता है? 2 वर्षों के लिए कर सकता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है मुझे बताइए। साथियों जिन लोगों ने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, इतने प्यार से आपको पढ़ाया जा रहा है एग्जाम फतेह पर, ठीक है? तो इस वीडियो को आप लोग साथियों जरूर लाइक कर दीजिए। मेरा मानना है कि जितना आपको पढ़ाया जाए, जितना आपको कंटेंट दे दिया जाए तो आप उतना पढ़ लेंगे और अपने एसएससी जीडी एग्जाम में चले जाएंगे। मेरा मानना है कि एग्जामिनर की वो औकात नहीं जिससे बाहर आपका साथियों पेपर है, यानी कि पूरा पेपर जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी में से आएगा, क्योंकि वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा एक एक करके जहां जहां से एग्जामिनर एसएससी जीडी में क्वेश्चंस को पूछता है। ठीक है, तो इस चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि अगर बात करते हैं साथियों ये चैनल आपको वो कंटेंट देता है जो कंटेंट की अगर बात करें यूट्यूब पर जो नहीं दिया जाता, यानी कि यूट्यूब पर बहुत चुनिंदा लोग, बहुत कम लोग वो कंटेंट देते हैं और वही कंटेंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत देखिए कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो मैं कहूंगा 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राइट आंसर आपका बी के साथ हो जाता है। अगला सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 352 में किसके लिए बात की गई, यानी कि किसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 352 में? तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है अनुच्छेद 352 में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत साथियों राष्ट्रपति के द्वारा ही आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अगर बात करते हैं 356, तो 356 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर
डी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो शुरुआत होती है साथियों वो कब होती है मुझे बताइए। तो कब हुई थी? 1991 में ही भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। यह बात आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? 1952 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो में साथियों कौन सा जानवर है मुझे बताइए। शेर है, हाथी है, चीता है या कंगारू? तो मैं कहूंगा साथियों शेर है, इसलिए आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जो पंचधारा योजना है ना, इसका संबंध किससे है? तो नदी के जल के प्रबंधन से ही इसका संबंध है। किस योजना का? पंचधारा योजना का। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब शुरू किया गया? तो ये कब शुरू किया गया? अप्रैल 2005 में इसको शुरू किया गया। किसको? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को। उसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? तो अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आ जाए कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, तो आपको क्या बताना है? आपको टेस्ला बता देना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, यानी कि प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मापी जाती है? मैं कहूंगा दूरी मापी जाती है। क्या? प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मापी जाती है? दूरी मापी जाती है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? तो किस की बात चल रही है? मैं कहूंगा चमगादड़ की बात चल रही है, क्योंकि चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा ध्वनि जो होगी ना, ये निर्वात के माध्यम में, साथ तो निर्वात में ये यात्रा नहीं कर सकती है ध्वनि। उसके बाद देखिए मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है वो क्या है? यानी कि मनुष्य की अगर ध्वनि की श्रव्य सीमा की अगर बात करते हैं तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, ये आप लोग ध्यान रखेंगे और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है कि फुलमिनोलॉजी का अध्ययन क्या है? यानी कि फुलमिनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आकाशीय बिजली का अध्ययन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पनडुब्बी में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। क्या? पनडुब्बी में समुद्र स्तर से ऊपर, क्योंकि पनडुब्बी तो समुद्र के नीचे चलती है, अंदर चलती है, तो अगर ऊपर का देखना हो साथियों हमें, तो किस देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है बताइए। तो इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? मैं कहूंगा आणविक ऑक्सीजन की अगर बात करें तो आणविक ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? ईंधन सेल कहा जाता है। इनमें से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं जाना जाता? देखिए जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा पेट्रोलियम को कहा जाता है, बिल्कुल कोयलों को कहा जाता है, प्राकृतिक गैस को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन, लेकिन लकड़ी को नहीं कहा जाता है। नहीं कहा जाता है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहां पर मिला है? तो कुछ करंट अफेयर के अब सवाल देख लीजिए साथियों, 10 से 12 क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे करंट अफेयर के। तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो अभी हाल फिलहाल में मिला है वो बोत्सवाना में मिला है। कहां पर मिला है? बोत्सवाना में मिला है। उसके बाद अगर बात करें यहां पर आप लोग देख लेंगे, वैसे इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है जो सवाल एग्जाम में है। देखिए क्वेश्चन आप लोग यही ध्यान रखेंगे, कनाडा की एक खनन फर्म ने बोत्सवाना के कोरोवे माइन में 2492 कैरेट का हीरा खोजा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति मैसिसी ने इस खोज को स्वीकार किया है और इसे कोरोवे माइन में तीसरी सबसे बड़ी हीरे की खोज बताया है। तो आपको जो याद रखना है वो ये ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहां पर मिला है? तो बोत्सवाना में मिला है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कौन आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है संजीव रैना, और संजीव रैना को साथियों आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहां पर खुलेगा? तो साथियों कहां पर खुलेगा आप लोग ध्यान रखेंगे, कहां पर खुलेगा? कर्नाटक में खुलेगा। इसलिए आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, पूछा आपसे ये जा रहा है कि किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावेल ध्रुव को गिरफ्तार किया गया? तो ये टेलीग्राम के सीईओ भी हैं और टेलीग्राम के संस्थापक भी हैं। इनका नाम है पावेल ध्रुव और इनको अभी हाल फिलहाल में गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद देखिए लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन यानी कि टेलीग्राम, इसके संस्थापक और सीईओ कौन है? मैंने आपको बताया पावेल ध्रुव हैं। इनको पेरिस में, कल यहां पर कट कर देंगे, पेरिस के बाहर ले बारगेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया और फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा है कि ड्यूरोव की गिरफ्तारी
टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से जुड़े अपराधों से संबंधित वारंट के तहत की गई है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं। तो किस देश की बात चल रही है आप लोग ध्यान रखेंगे, किस देश की बात चल रही है, यूक्रेन देश की बात चल रही है। यानी कि यूक्रेन देश ने नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन देश में भीष्म क्यूब्स को भेंट किया है। उसके बाद देखिए किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। तो किस देश में, कनाडा में, स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया देश की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। उसके बाद देखिए कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो कौन नियुक्त हुए हैं? अरुण अग्रवाल की अगर बात करें तो अरुण अग्रवाल ही टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो कौन बना है? महाराष्ट्र बना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सबसे पहले कहां पर, किस राज्य में लागू की गई है? तो महाराष्ट्र में लागू की गई है। उसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई? तो मैं कहूंगा 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। कहां पर की गई है? तो लद्दाख में की गई है। उसके बाद अगर बात करें इन 5 के नाम की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में ये 5 जिले कौन कौन से? जास्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है और चांगथंग है। ठीक है, अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है साथियों? तन्वी जी ने स्वर्ण पदक जीता है, आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सॉलसेंग सी मारक का निधन हुआ है, बताइए। तो अभी हाल फिलहाल में ये मेघालय के एक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री थे और सॉलसेंग सी मारक इनका नाम था और इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। किसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे राइबोसोम की अगर बात करते हैं, राइबोसोम को ही कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताइए। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है या कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आपको मालूम होना चाहिए, सूत्र कणिका को कहा जाता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? यानी कि इनमें से मुझे बताइए कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किस चीज में पाया जाता है? किस चीज में पाया जाता है? तो सोयाबीन अगर जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि जायद की जो फसल होती है ये कौन सी है, बताइए। जायद की फसल इसमें से चावल है, खरबूजा है, कपास है या गेहूं है? तो मैं कहूंगा खरबूजे की अगर बात करें तो ये जायद की फसल है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है कि रबी की फसल की कटाई जो की जाती है वो कौन से महीनों में की जाती है? मार्च और जून के बीच, सितंबर अक्टूबर के बीच, जुलाई अगस्त के बीच या जनवरी फरवरी के बीच? तो साथियों मार्च के एंड में भी हो सकती है, अप्रैल में भी हो सकती है साथियों, मई के आसपास भी हो सकती है, जून में भी। तो इन दोनों महीनों के बीच में ही लगभग रबी की फसल की कटाई की जाती है। अगले नंबर का सवाल है कि कौन सी खरीफ की फसल है, बताइए। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो मैं कहूंगा जो जूट की फसल है ना, यही तो आपकी खरीफ की फसल है। उसके बाद देखिए किस प्रकार के मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है? तो किसकी बात चल रही है? चिकनी मिट्टी की बात चल रही है। चिकनी मृदा में ही सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? तो वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये देहरादून में। ये कहां पर है साथियों? ये देहरादून में है। उसके बाद देखिए विश्व वानिकी दिवस की अगर बात करें तो ये
कब मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को ही विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1972 की अगर बात करें, बिल्कुल साथियों 1972 में ही वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहां पर है? तो कहां पर है? नागपुर में। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है ये कहां पर है? ये नागपुर में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ये कहां पर स्थित है, बताइए। तो कहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों? गुड़गांव। क्या गुड़गांव की अगर बात करते हैं तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। पोवड़ा नृत्य की अगर बात करें तो पोवड़ा नृत्य ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है साथियों? ये महाराष्ट्र में है पोवड़ा नृत्य। तो अगर आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछे कि पोवड़ा नृत्य कहां पर किया जाता है, मतलब होता नहीं कहां पर किया जाता है, तो महाराष्ट्र में ये पोवड़ा नृत्य साथियों किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल है कि जो तरणलेतर मेला है ये किस राज्य में साथियों लगाया जाता है, बताइए। कहां पर लगाया जाता है? गुजरात में लगाया जाता है। कौन सा मेला? तरणलेतर मेला। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो किसकी बात चल रही है? चेरोबा की बात चल रही है। यानी कि चेरोबा की अगर बात करें, ये एक त्योहार है और इसको मणिपुरी का नववर्ष भी कहा जाता है। कुंभ मेला कहां नहीं लगता है, मुझे बताइए। देखिए, कुंभ मेला कहां नहीं लगता है आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है, उसके अलावा हरिद्वार में लगता है, लेकिन पुरी में नहीं लगता है। अब नहीं लगता है तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव इनमें से कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर साथियों? गुजरात के पाटन में है। कहां पर है? गुजरात के पाटन में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है? ये तो पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर स्थित है? तो खजुराहो साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। तो किसकी बात चल रही है? हवा महल को क्या सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया, या उम्मेद भवन को, या लालगढ़ पैलेस को? तो ये क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसको आपको कमेंट में आंसर देना है कि 100 नंबर का जवाब क्या हो सकता है। 100 का ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या डी हो सकता है। देखिए, इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया साथियों तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे टेलीग्राम का लिंक आपको दे रखा है, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ दे दी जाती है बिल्कुल निःशुल्क, और क्लास का लिंक आपको मिलता रहता है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है। उसके अलावा साथियों अगर बात करें, आपके सामने एक प्लेलिस्ट होगी डिस्क्रिप्शन में, उस प्लेलिस्ट पर जब आप साथियों क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एसएससी जीडी की आपकी कुछ क्लासेस ओपन हो जाएंगे। तो साथियों उस क्लासेस को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लासेस में हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया गया है। तो इस वीडियो को अपने 2-4 मित्रों के साथ शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।